खुद के सपने और माँ बाप के सपनों को करना है इस बार साकार। तैयारी करनी है जबरदस्त इस बार। बिहार डीएलएड में एक सरकारी सीट हासिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास उतना पैसा है नहीं और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ही सिलेक्ट करके और अच्छा से तैयारी कर सकूं, क्योंकि हम लोग तो बिहारी हैं। मेरा एक शुरू से ही कहना है कि हम लोग बिहारी, और बिहारी में एक बहुत बड़ी मतलब क्या बताए कमी है हम लोगों के अंदर कि हमारे पास पैसा होता है तो हम पढ़ना नहीं चाहते, और जो पढ़ना चाहते हैं उसके पास पैसा नहीं होता है। तो बाबू हम लोग को माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना है, हम लोग को खुद के बदौलत एक सरकारी सीट हासिल करना है। यानी बिहार डीएलएड में एक सरकारी सीट पक्की। अगर आप शुरू से ही जानते हैं और पिछला बार सबसे ज़्यादा हम लोग बिहार डीएलएड में सिलेक्शन दिलाने वाले स्टूडेंट को बहुत भर भर के कमेंट आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हमको सरकारी कॉलेज मिल गया। पिछला डीएलएड में रिकॉर्ड तोड़ मेहनत किया था सभी लोगों ने मिल करके, हम सब लोगों ने मिल करके, और पूरी की पूरी टीम और पूरा स्टूडेंट जितने भी थे सभी बाबू लोग मिल करके, और हम लोगों को साथ दिया, हम लोग उनको साथ दिए थे और एक सरकारी सीट हासिल हम लोग कराए थे, ताकि हम लोग माँ बाप पर बोझ नहीं बन सके। धीरे धीरे उम्र ढलने के साथ साथ उनका क्या होता है, याददाश्त भी कमजोर होते जाता है, ठीक है। तो हम उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को खुद के बदौलत एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है। और सरकारी कॉलेज हासिल हो गया ना तो समझिए कि आपका मेहनत बहुत अच्छा है, और जिस दिन आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा सरकारी नौकरी भी मिल के रहेगी, ये मेरी गारंटी है। हम लोग हैं ना, हमेशा आपका साथ देंगे। बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर पूरे डीएलएड में मैथमेटिक्स का है, और मैथमेटिक्स में पता है विद्यार्थी कितना लेता है, 25 में 25 नंबर लाया था ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी अपने फैमिली से पढ़ करके, और कम लाया था तो 20-21 नंबर लाया था। यानी आप भी 25 में 25 ला सकते हैं। आप कहिएगा सर पता नहीं मेरा आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 101% गारंटी है कि आएगा, अभी 100% सुने, 101% कि आएगा। बस जितना दिन आप तैयारी कर रहे हैं हमारे हिसाब से चलिए। बस जैसे हम पिछला बैच में बोले थे कि जितना दिन तैयारी किए, जो फॉलो किए, 1,000 कमेंट था। अब कहिएगा सर इतना कमेंट क्यों? मैं बोला था कि हर क्वेश्चन मेरे बनाने के बाद आपको कमेंट करना है, जितना हो सके कमेंट करना है, कमेंट को भर देना है। ये अगर आप आदत डाल लेंगे ना कि हर क्वेश्चन सर के बनाने के बाद मैं खुद से एक बार कमेंट करूंगा, तो मैं लिख के देता हूं कि आपका सिलेक्शन एकदम कन्फर्म है। ये मैं लिख के देता हूं, एकदम पक्का है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डीएलएड का हो, और ये सोच रहे हैं कि सब सब्जेक्ट में नंबर आ जाएगा, मैथ को छांट के चल रहे हैं, तो आज मैथ को जोड़ लीजिए। बाकी सब्जेक्ट होगा कि नहीं ये खुद आप जानते हैं, लेकिन मैं अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ में 25 में 25 आके रहेगा। ये आप शुरू से जानते हैं, और मैथमेटिक्स जा करके पुराने साल का जितना हम पढ़ाएं देख सकते हैं। फुल कॉन्फिडेंस से बच्चा बोला है कि डायरेक्ट सर पूरा क्वेश्चन ही लड़ गया है सर। ऐसे इंटरव्यू में आप लोगों ने सुना होगा कि कहाँ से पढ़े, तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी हर जगह चर्चा में बन गया था। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी और ज्ञापन एकेडमी ये हर चर्चा में बन गया था। तो आपको भी मेहनत करना है ना, इस बार कॉलेज लेना है, तो मेरे हिसाब से चलिए, आपको सिलेक्शन होगा, आप जो बोलेगा। और हाँ, सिलेक्शन के बाद आपको मिठाई खिलाने आना पड़ेगा। आप जहाँ बोलेगा खाने के लिए तो हम कहीं चले जाते हैं, है कि नहीं, तो हम आ जाएंगे, बस बुलाइएगा सिलेक्शन के बाद। चलिए, यहाँ पे बिहार डीएलएड में 25 में 25 अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मैं सिलेबस बता चुका। अगर उतना पढ़ लिए ना, देखिए नेट पर से सिलेबस निकालिएगा, सब झूठ मूठ का नौटंकी बतियाता है सब, कि कोई का किसी का सिलेबस सही नहीं है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार मैं लेसन वाइज आज मैं पढ़ाने वाला हूँ संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को डीपली समझते हैं। आखिरकार संख्या पद्धति होता क्या है? देखिए, संख्याओं को लाइन से सजा देना, यानी संख्या, जितनी भी संख्या है उसके बारे में अच्छा से जानकारी ले लेना, जितनी भी संख्या प्राकृत पूर्ण सबको अच्छा से ले लेना और दिमाग में सजा लेना। सिस्टम, नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। तो ये वाला टोटल तो हम लोग जानेंगे। अब आप कहिए कि पूरा बेसिक से पढ़ाए, तो हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम के 2 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 2 बेटे। बेचारे के 2 बेटे हुए। एक का नाम पड़ गया वास्तविक संख्या, अरे वास्तविक संख्या माने रियल नंबर। आप जो बोलिएगा, आप बोलिएगा हिंदी में पढ़ाने के लिए तो हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश से पढ़ाने के लिए बोलेगा तो इंग्लिश में, लेकिन दोनों में कहिएगा पढ़ाने के लिए तो भाई ये बोर्ड है, मिटाते मिटाते थक जाएंगे, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, बाद में खुद ही भुला जाएंगे, अपने भाषा भोजपुरी बिहारी में बोलने लगेंगे, है ना। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ये 2 भाई। अब भाई का नाम तनी तनी एक एक खनी होता ही है कि नहीं।
अब वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या ये तो नंबर सिस्टम के दो बेटे हैं, इसके भी दो बेटे हुए, इसके भी कितने बेटे हुए? दो बेटे। समझिएगा ध्यान से, इसके एक बेटे का नाम था परिमेय संख्या, वास्तविक के एक बेटे का नाम था परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और एक का नाम था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में 5 प्रश्न पूछा जाता है, हर साल 5 प्रश्न नंबर सिस्टम से आता है, और मैं आपको 5 नंबर कंफर्म कराऊंगा। यहाँ देखिए, अब ये वास्तविक संख्या बहुत खुश हुआ कि वाह, हमारे पिताजी के हम लोग 2 औलाद और हमरा भी 2 औलाद, लेकिन भैया, ये भैया को बोल रहा है कि तुम्हारा तो कोनो औलादे पैदा नहीं हुआ। ई वाला इसको ताना मार दिया कि मेरे तो 2 औलाद हैं, लड़के हैं, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं है। ये बेचारा चुपचाप बहुत दुखी रहा, ठीक है। लेकिन कहा जाता है ना कि ये अगर ताना किसी को मारोगे ना तो तुमको भी कभी ना कभी पड़ेगा। माँ बाप का किया कराया बेटा बेटी को भुगतना पड़ता है कि नहीं। अगर माँ बाप गलती करेंगे तो माँ बाप को नहीं मिलेगा, तो उनके बेटा बेटी को मिलेगा। मिला बेचारे को। इनके 2 लड़के थे तो एक लड़के का कोई औलादे पैदा नहीं हुआ, और इनका एगो औलाद पैदा हुआ जिसका नाम था पूर्णांक। फिर इनका एक औलाद पैदा हुआ पूर्णांक, इसमें के क हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा पूर्ण। फिर एगो इनका औलाद पैदा हुआ प्राकृत, उसके बाद से इनका भी वंश खत्म हुआ, कोई औलाद पैदा नहीं हुआ। तो देखिए ये गलती की है ताना मार गए थे ना। तो इनके 2 लड़के हुए जिसमें एक में इसका भी कोई औलाद नहीं, यानी अपन एकदम चाचा पर गया है। कैसे गया? चल इनका भी कोई औलाद नहीं, इनका भी कोई औलाद नहीं, है कि नहीं। कोई बात नहीं। अब कहिएगा सर ये तो पूरा आप सीरीज बता दीजिए। अब बताइए कि प्राकृत संख्या क्या है, आप बताइए। ये पिताजी हैं, ये बेटा है कि नहीं। ये हो गए बेटे, फिर इनके पिताजी, ये इनके पिताजी है, इनके पिताजी है, आई दोनों के पिताजी है। तो आप हमको एक बात बताइए थोड़ा, आप जब छोटे होते हैं और आपके पिताजी बड़े होते हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा जानते हैं कि आपके पिताजी जानते हैं। तो आप कहिएगा सर हम कम जानते हैं, हमारे पिताजी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम जितना जानते हैं वो हमको हमारे पिताजी सिखाए हैं, ठीक है। तो हम जो जानते हैं, हम जो भी जानते हैं वो सभी बतिया हमारे पिताजी जानेंगे, लेकिन हमारे पिताजी ज़्यादा भी जानेंगे। ऐसा नहीं कि पिताजी जो हमारे बात जाने, यानी कि हमारे जो डैड हैं, ऊपर डैड है नीचे नहीं, जो डैड तो सब बात जानेंगे ही, लेकिन हम सब बात डैड का नहीं जान सकते, वही इसमें है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो 1 2 3 4 यानी गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या होते हैं। इनके पिताजी ऊपर वाले होते हैं, तो क्या ऊपर वाला जो संख्या होता है 1 2 नहीं जानेगा, ये भी जानेगा, क्योंकि ये तो पिता है ना, यही ने इनको सिखाया होगा। तो 1 2 3 ये सब गिनती का जानेगा, लेकिन पिताजी थोड़ा एक्स्ट्रा तो जानवे करेंगे। क्या हम जितना जानते हैं उतना उससे ज़्यादा ही हमारे पिताजी को सामाजिक ज्ञान है कि नहीं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे क्योंकि ये इसके पिताजी हैं। इनके पिताजी ये हैं तो ये सब बतिया तो ये जानेंगे, क्योंकि यही सिखाए हैं तो जानेंगे। लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे तो ये -1 -2 जानेंगे। यानी पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें गिनती की सारी संख्या हो, माइनस में गिनती हो और 0 हो। इनके पिताजी परिमेय संख्या है, तो ये सब बात जानेंगे, 0 भी जानेंगे, प्लस वाला भी जानेंगे, माइनस वाला भी जानेंगे, सब जानेंगे। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे ना, पिता है तो ये बट्टा वाला भी नंबर जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिससे बट्टा में लिखा जाए। एक लड़का पूछ दिया था कि सर तो भाई कहाँ बट्टा में लिखा है? 2 है, तो लिखा है ना, इसके नीचे 1 छिपा है। दुनिया के हर चीज़ के नीचे 1 छिपा है, आपके भी नीचे 1 छिपा है। आप देखिएगा मत, आपके नीचे 1 छिपा है, तभी तो कहता है कि 2 का बार है, 1 बार है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिससे बट्टा में लिखा जा सके। लेकिन हमको डीपली बताना है आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में, ये याद रखिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको कभी बट्टा में आप लिख ही नहीं सकते हैं, यानी कि रूट वाला संख्या जितना ये होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होता है। समझ आए? इसके बाद वाला में दोनों को अच्छा से बताना है, क्योंकि यही इसमें पूछा गया है। 2023 में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब ये जो दोनों बतिया जानेंगे वो वास्तविक संख्या जानेंगे, ये बात की बात है, ये नहीं जाना है। दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है, दुनिया की सारी संख्या, किसको छोड़ करके? इसको छोड़ करके। ये कहता है कि मेरे अंदर रूट में माइनस होगा, रूट में माइनस होगा तो कौन हो जाएगा? अवास्तविक संख्या। तो ये रूट में माइनस छोड़ करके दुनिया की सभी संख्याएं कौन हो जाएगा? अरे भाई ये तो सबके दादा परदादा है ना, तो ये सब बतिया ही जानते हैं। कोई पूछेगा सर
√2 एक वास्तविक संख्या है? यस है, ये दोनों के पिताजी हैं तो ये वाला भी इसी में है, ये वाला जानकारी इनको भी होगा, तो ये दोनों संख्या इसमें आएगा। दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या होता है, किसको छोड़ के? रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एगो भाई की जिम्मेदारी है। ये बात की बात है। हम लोग को परिमेय अपरिमेय को अच्छा है समझना है। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या, एगो जीरो अधिक है ये जानते हैं, ये माइनस वाला एक्स्ट्रा जानते हैं, ये बट्टा वाला एक्स्ट्रा जानते हैं, इतना आप समझ गए। चलिए इसको हटाइए, ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहले समझते हैं। यही बात है कि वास्तविक संख्या माने दुनिया की सारी संख्या वास्तविक है, में दशमलव प्रसार के लिए कौन सा परिमेय नहीं है। अब आप कहिएगा सर आप तो बताए थे जो बट्टा में लिखा जाए वो परिमेय है, तो यहाँ पे तो कोनो बट्टा में नहीं है, तो कोनो परिमेय नहीं है। अब क्वेश्चन बोला है कौन सा परिमेय नहीं है, माने कौन सा में बट्टा में नहीं लिखाएगा, तो आप देखने में तो कोई बट्टा में नहीं है, तो वही चीज़ आपको बता रहे थे। चलिए सबसे पहले हम लोग डीपली ये समझते हैं कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय होता है। देखिए परिमेय, पापा की परी मैं, लड़की करी कि मैं परी नहीं, परी मैं हूँ, परिमेय, और ये हो जाएगा अपरिमेय। परिमेय कहता है कि जिस संख्या को आप बट्टा में लिख दीजिएगा उसे परिमेय कहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो बात आता है कि एक बट्टा में है, एकदम है, इसके नीचे भी एक छिपा है, दो भी बट्टा में है, तीन भी है, चार भी है, ये सब तो परिमेय है। ठीक, यहाँ देखिए बट्टा में जो लिखा जाएगा वो भी परिमेय है। क्या ये वाला परिमेय है 2.3? तो आप कहिएगा यस सर, इसको भी बट्टा में लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे ना तो इधर जितना अंक होता है उतना जीरो बैठा दे, तो पॉइंट के बाद इधर कितना अंक था, यहाँ पे अंक था हमारा एक, तो एक जीरो बैठा के यानी 10 हो जाएगा, यानी बट्टा में हो गया। अगर मैं बोलूँ कि क्या ये परिमेय है, तो हाँ सर, इस पॉइंट को हटाएंगे, 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो आ जाएगा, एक आ जाता है। एक बड़ी डरपोक आदमी है, देखता है, जानते हो क्या, समझिएगा, देखता है कि 3, देखो यहाँ पे जब इसको पॉइंट में बदलना होगा तो फिर 3 गो जीरो हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो एक कहेगा हम अकेले रह के क्या करेंगे, यो चुपचाप हट जाता है। फिर जैसे ही ये पॉइंट हटाते हैं, 3 गो पॉइंट हटा, 3 गो अंक था तो 3 गो जीरो, तो एक भी कहता है यस आई एम प्रेजेंट, एक भी आ जाता है। यानी पॉइंट वाली संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको भी बट्टा में बदला जा सकता है। यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जो पॉइंट में होता है लेकिन फिर भी वो बट्टा में नहीं लिखा सकता है। जैसे देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 4 जो भी है, बहुत सारे ऐसे बहुत दूर तक चला जाएगा। अब आप बताइए कि दूर तक चला जाएगा, पते नहीं है कहाँ तक जाएगा। अब आप पॉइंट हटाएंगे तो गिनिएगा नहीं कौगो संख्या है, तो ये तो अनंत तक है, तो ये पते नहीं चलता है कि कौगो संख्या है, तो इसे हम लोग बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। तो ये कहाँ चला जाता है, अपरिमेय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अपरिमेय में चला जाता है। यानी जो संख्या पॉइंट के बाद अनंत तक हो जाए उसे तो पता ही नहीं चलता है कि कौगो संख्या है। अरे पॉइंट हटाएंगे, संख्या गिनेंगे, तब ना नीचे जीरो बैठाएंगे, ऐसा होता है। बेचारा एक संख्या इसी में बहुत कहा जाता है ना कि जब गेहूं पिसाता है तो घून भी पिस जाता है। पॉइंट के बाद अगर संख्या अनंत तक हो तो वो अपरिमेय में चला जाता है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2.3333 ऐसे लिख, चलिए ये वाला इधर लिख देते हैं हम, इसमें चला जाता है 2.3, 4, 6, 5 अलग अलग संख्या आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 3, देखो ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक दूर तक चला जाता है। लेकिन पता है ई क्या कहता है, ई कहता है कि हमको तुम परिमेय में ले लो। तो परिमेय कहता है कि देखो तुम कभी बट्टा में नहीं बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तुम अनंत तक हो, ये भी अनंत तक है, तो ये तो अपरिमेय में चला गया। तू भी एक साथ बोला कि नहीं हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम परिमेय हैं। तो ये बोला कि क्या गारंटी है कि तुम परिमेय हो। तो बोला देखिए पॉइंट के बाद आपको पता रहता है आपके संख्या में कि कौगो अंक है, यही ना, ये भी तो हमारे भी पॉइंट के बाद पता है ना। कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि पॉइंट के बाद खाली 3 बढ़ते जा रहा है, इसमें नहीं बता सकता है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 6, कभी 5। लेकिन मेरे पॉइंट के बाद तो बताया जा सकता है कि कौन सा अंक है, हमेशा 3 आएगा। मेरे में ये क्वालिटी है कि कोई भी व्यक्ति पॉइंट के बाद बता सकता है। जैसे आप में पॉइंट के बाद बता सकता है कि कौन अंक आ रहा है, मेरे भी पॉइंट के बाद बताया जा सकता है कौन अंक आ रहा है। यानी मैं बार बार 3 हूँ तो मेरे को ऐसे लिख दीजिए 2.3 रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि भाई बार बार 3 दोहराया गया है।
तो आपसे पूछा जाएगा पॉइंट के बाद क्या है तो आप तो बता दीजिएगा, लेकिन इसमें नहीं बता पाएंगे आप। इसीलिए मेरे अंदर एक क्वालिटी है, इसीलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। तो परे बोला हाँ ये तो क्वालिटी है कि पॉइंट को ये बट्टा में बदल सकता है, तो क्या तुम भी बट्टा में बदल सकते हो? बोला हाँ बदल सकते हैं, हमको आप ट्राई कीजिएगा तो हम बदल, क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद पता है कि हम क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बट्टा में बदल सकता है। तो रेकरिंग वाला भी नंबर जो होता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? परिमेय हो जाता है। और अपरिमेय कौन होता है? तो रूट वाला संख्या। आप पॉइंट के बाद अगर अलग अलग नंबर आ रहा है तो अपरिमेय। दो अपरिमेय हुआ, एक वो रूट वाला संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, और एक कौन होता है? पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर अगर आए तो अपरिमेय। बाकी ये सब क्या होता है? परिमेय होता है। ठीक है, अब चलिए जब परिमेय अपरिमेय समझ गए, परिमेय मतलब जो बट्टा में हो जाए, और रेकरिंग वाला दो याद रखिएगा, जो बट्टा में हो जाए और रेकरिंग वाला। रेकरिंग का मतलब बार बार नंबर रिपीट होता है, उसे रेकरिंग कहते हैं। चलिए यहाँ मार्कर थोड़ा बदल ले। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं है। परिमेय का मतलब जो बट्टा में बदल जाए। तो देखिए ये बट्टा में बदल जाएगा, ये भी बट्टा में, रेकरिंग है ना, रेकरिंग वाला भी परिमेय होता है। अब बोला है परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है। पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर, कभी 12 आ रहा है, 1 0 है, 12 के बाद 2 0 है, 12 के बाद 3 0 है, तो अलग अलग संख्या आ रहा है कि नहीं? कभी 2 0, कभी 3 0, कोई लिख दे 10 0, पता नहीं चल रहा है कि कब 0 कब बढ़ेगा। तो ये वाला हो जाएगा, ये परिमेय नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये सब अपरिमेय वाला संख्या हो जाएगा। ये परिमेय नहीं है, बाकी सब संख्या क्या है? ये परिमेय है। समझ आए? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट में नहीं हो उसे परिमेय कहते हैं। तो कहिएगा सर कौन सा परिमेय है आप बोले हैं? बड़ा गड़बड़ आदमी है, ये तो सब रूटे में है, तो सर हाई परिमेय होगा? नहीं, पाई हमेशा अपरिमेय होता है। क्यों? क्योंकि पाई का मान होता है 3.145, दुका दुका बढ़ते जाता है करोड़ों अरबों तक, यो कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए जहाँ पाई देखिएगा वो कहेगा अपरिमेय है, इसे कभी भी बट्टा में नहीं बदल सकते हैं। तब कहेगा आप हमको बकलोल बना रहे हैं। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है, तो ये बट्टा में नहीं बदल गया, तो ये परिमेय है कि नहीं? तो ये बट्टा में बदल गया तो परिमेय है। तो आप सोचिएगा कि सर पाई और 22/7 तो दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हो जा रहा है अपरिमेय और ये हो जा रहा है परिमेय, ये कैसे संभव है? तो बोला सुनो, जब इसको बदला जाता है तो डायरेक्ट ही ना लिख के पहले पॉइंट में लिखा जाता है। पॉइंट वाला कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए ये अपरिमेय है। लेकिन जब खुदे लिख दिया गया 22/7, आप परिमेय कहता है कि हमको कुछ से मतलब नहीं है, बाटा दिख गया, रूट नहीं दिखना चाहिए, खाली बाटा में नंबर दिखा तो समझ जाओ परिमेय। तो बाटा में दिख गया इसीलिए परिमेय मान लिया गया। लेकिन इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? पॉइंट में आता है और ये अनंत तक आता है, तो पाई हमेशा अपरिमेय होता है, उसको कभी बट्टा में नहीं बदल सकते हैं। पाई हो, 2π/3 हो, कुछ हो, अगर पाई लग गया अपरिमेय। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है परिमेय, तो ये भी अपरिमेय हो गया। √7 रूट में है तो ये भी अपरिमेय हो गया। यहाँ पे देखते हैं ये भी अपरिमेय है, तो आप कहेगा सर ये भी तो रूट में है, तो ये भी अपरिमेय है, तो इनमें तो कोनो आंसर है परिमेय का नहीं है। 16 को रूट से निकालने के लिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो 4/5 हुआ, और 4/5 एक परिमेय संख्या है। बाहर निकालने आता है रूट से, 16 बट्टा में कितना है? 25। रूट से बाहर पता है कब निकलता है? रूट कहता है कि तुमको हम बाहर जाने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्तें हैं कि अगर अंदर एक एक खानी 2 गो नंबर आ गया तो 16 जो होता है ना, 4 × 4 4 × 16 होता है, अब 25 5 × 5 होता है। रूट कहता है कि आप लोग अगर दोनों आदमी अंदर एक एक खानी बना दिए अपने आप को, तो एगो हमको हटाने में ख़त्म हो जाएगा और एगो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो 4/5 यहाँ से बाहर निकल जाता है, एगो हटाने में क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ये अपने लिए हटाता है, ये अपने लिए हटाता है, ये रूल होता है। तो यहाँ पे ये हट गया तो 4/5 ये बट्टा में, और बट्टा को क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। कितना आसान है। यहाँ देखिए कौन सा अपरिमेय है, माने रूट से बाहर निकले, पाई को देखते मारो अपरिमेय, बताए थे ना, क्योंकि ये अपरिमेय होगा पाई को देखते। ये 22/7 है, ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय है, क्योंकि बताए थे कि बेचारा ये बहुत रेकरिंग वाला रिक्वेस्ट किया था कि हमको ला लीजिए परिमेय में। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इसको आप बट्टा में तनी बदल के दिखाइए। आप बदल सकते हैं बट्टा में, इसको बदल सकते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसके बाद वाले में वो वही क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले भी हैं। ठीक है, ये भी एक परिमेय है। ई परिमेय है कि नहीं? ओहो, अपरिमेय बोला है, तो है तो अपरिमेय है, पाई है, तो क्या ये भी अपरिमेय है? चलिए रूट 18 और √2 को देखते हैं। 18 को तोड़िए, तो 18 को जब हम तोड़ेंगे
तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। जब 18 को तोड़े हैं तो आया है 2 गुणे 3 गुणे 3, आया √2। आपको बताए थे रूट से बाहर कौन निकलता है, जो संख्या जोड़ा में होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब बच गया √2 अंदर, क्योंकि ये जोड़ा में नहीं आया √2, इससे ये खत्म हो गया, बच गया 3। जब इसको सॉल्व किए तो 3 आया, और 3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है तो ये बट्टा में है। तो ये भी हो गया परिमेय, ये भी हो गया परिमेय। ये पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए इतना में कोई आपको दिक्कत है तो बताइए। इसके बाद वाले देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम का 2 वीडियो देखेंगे। कितना वीडियो देखेंगे? 2 वीडियो देखेंगे, और ये नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब आता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। चलिए थोड़ा सा पहले अभाज्य के बारे में जानते हैं। एक होता है अभाज्य, इंग्लिश में इसका नाम एक और होता है, इसको ऋण कहते हैं। अब आप बताइए, ऋण, जैसे कोई व्यक्ति किसी का बात नहीं मानता है तो उसकी मम्मी कहती है बड़ा ऋण आदमी है जी। ऋण माने जो किसी का बात नहीं माने, सिर्फ 2 आदमी का बात माने, एगो आपन बात माने, एगो अपना गार्जियन का बात माने, बाकी दूसरा किसी का बात नहीं माने, ऐसे व्यक्ति को ऋण कहते हैं। ऋण या अभाज्य। बोले नहीं समझे सर, आप क्या बोले? यानी कि एक संख्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे करते करते मान लो पूरा 10 तक लिख दे रहे हैं, 6 7 8 9 10। इस संख्या में कुछ ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 का बात सुनेंगे, यानी 2 ही नंबर से कटता है। जैसे 2, एगो 1 के पहाड़ा में आता है, एगो खुद अपना पहाड़ा में आता है, और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 2 ही आदमी से कट रहा है। एक 3 है जो 1 के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़ा में आता है, और किसी से नहीं कटता है। 4 नहीं है, 5 है जो एगो 1 के टेबल में आता है, 1 पढ़ोगे तो एगो 5 के टेबल में आता है। लेकिन 4 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा, और 4 के भी। तो ये तो 2 से ज़्यादा आदमी का बात सुन रहा है। तो जो सिर्फ 2 आदमी का बात सुनता है, सिर्फ 2 को पहाड़ा में आता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, या इंग्लिश में कहते हैं इसे प्राइम नंबर। समझ में आया प्राइम नंबर क्या है? तो यही क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है। अब बताइए कि 1 से लेके 10 तक में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन था? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। इतना याद रहेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग अभाज्य। देखो एक और इसका छोटका भईवा होता है जिसका नाम है भाज्य। ये बहुत संस्कारी रहता है भाज्य। छोटका भईवा है, संस्कारी है। तो ये छोटका भईवा बेचारा कहता है कि जाने दीजिए, हम 2 आदमी का बात नहीं सुन, हम छोटे हैं ना, तो हम किसी का भी बात सुन सकते हैं। हम आपका भी सुनेंगे, मम्मी का भी सुनेंगे, अपना भी सुनेंगे, भाई का सुनेंगे, सबका बात सुनेंगे। छोटा है बेचारा, तो ये सबका बात सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, जो यहाँ ये भी 2 आदमी का बात सुना, ये भी 2, लेकिन ये वाला संख्या 4 हो जाएगा। जो 2 आदमी का बात नहीं सुनेगा, 2 से ज़्यादा आदमी का बात सुनेगा, ये 1 के पहाड़ा में भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा। फिर ये 6 देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 6 से भी कट जाएगा। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 अंकों से नहीं, 2 से ज़्यादा अंकों से कट जाए, यानी 2 से ज़्यादा आदमी का बात सुने, 3 आदमी का, 4 आदमी का, 5 आदमी का बात सुने, उससे भाज्य संख्या। इसे यौगिक भी कहते हैं, यौगिक संख्या। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। समझ में आए? तो आप हमको एगो बात बताइए, भाज्य संख्या की शुरुआत 1 से लेकर अगर 10 तक लिखें तब भाज्य संख्या माने जो 2 से ज़्यादा आदमी का बात सुने, तो सबसे छोटका भाज्य कौन है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, यही सबसे छोटका भाज्य है। और सबसे छोटा अभाज्य कौन है? प्राइम नंबर। तो ये हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये पहला वाला है जो 2 आदमी से कटेगा, और ये पहला वाला है जो 2 से ज़्यादा आदमी से कटेगा। इतना समझ में आया? अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटा अभाज्य। अभाज्य तो 1 2 3 4 में सबसे छोटा अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ 2 नंबरों से कटे। सबसे छोटा अभाज्य 2 है। और कह रहा है सबसे छोटी भाज्य, तो 1 2 3 4 में 4 2 से ज़्यादा अंक से कटे, इसीलिए ये भाज्य है। तो सबसे छोटा तो ये, तो 4 है। छोटा का बात क्या है? दोनों छोटका लिख दे। संख्या का गुणनफल, गुणनफल गुणा करने पर कितना आएगा? तो 2 चौका 8 आएगा। कह रहा है कि सबसे छोटा भाज्य अभाज्य ले लीजिए और सबसे छोटा भाज्य ले लीजिए। भाज्य को हम लोग यौगिक भी कहते हैं। दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो 8 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा अभाज्य ले लिए हैं, अभाज्य छोटका।
सबसे छोटा यौगिक, यौगिक माने भाज्य ही होता है, ले लिए हैं। कह रहा है इसका मौसा निकालिए, मौसा माने HCF होता है। HCF निकालने आता है, भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए। 2 दूना HCF देखो भाग दिया जाता है ऐसे, 2 दूना 4। समझिएगा क्या कह रहा है, सबसे छोटा बोला है अभाज्य और भाज्य, और दोनों का HCF भाग विधि द्वारा, 2 दूना 4 कट गया। तो आप कहिएगा कौन आंसर हुआ, तो देखिए इधर वाला आंसर नहीं माना जाता है, इधर वाला आंसर माना जाता है। कौन वाला आंसर माना जाता है, इधर वाला। तो ये हो गया आपका HCF, याद रखिएगा। ये वाला का कटने के बाद जस्ट ऊपर वाला जो होता है वही आपका HCF होता है। कौन होता है HCF, तो यहाँ HCF 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए थोड़ा सा HCF को समझ लेते हैं। मैं आपसे बोलूँ 12 और 14 का मौसा निकाले, मौसा माने महत्तम समापवर्तक, इसे HCF कहते हैं। आप कहिएगा सर अब तो बताए हैं भाग विधि द्वारा इसे HCF निकाला जाता है, 12 एकम 12 घटेगा तो 2 हो जाएगा, कट जाएगा। तब तक कटाएंगे जब तक पूरा नहीं कट जाए, फिर इसको घेरेंगे और घेरा वाला उतारेंगे। अब हो जाएगा 2 छक 12। जब पूरा कट जाएगा ना तो कट जाएगा इसके इधर वाला नहीं, ये भाग का आंसर है, ये वाला भाग का, इधर वाला ये HCF होता है। HCF कितना हो जाएगा, HCF 2। ओ तो ऐसे HCF निकलता है। ये तो भाग विधि द्वारा हो गया। एक आसान ट्रिक आपको बताएं HCF का, देखिए 12 और 14 का HCF निकालना, इसके और इसके बीच में कितना का गैपिंग है, तो ये सर 2 का गैपिंग है, यही आपका HCF है। आंसर हो गया। ठीक है, वाह मज़ा आ गया, मज़ा आया, थोड़ा सा मज़ा आया तो प्लीज़ एक बार लाइक भी कर दो। यहाँ देखो, अब कहिएगा सर आप तो बहुत चालाक निकले। मान लीजिए कि हम लिख दें 12, अब फिर लिख दें हम 15, तो इसके बीच का अंतर 3 गो का है, तो क्या इसके बीच का अंतर 3 गो का, तो यही HCF है। सही बात है। ठीक है, हम निकाल के देखते हैं, चलिए निकाल लीजिए ना। ये हो जाएगा 12, एक बार में 12 कटेगा, 3 बचेगा, कट गया। फिर इसको घेरिए, 12 उतारिए, 3 चौका 12, पूरा का पूरा कट गया। ये आपका HCF आ गया 3। सर रूल तो सही जा रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होगा ना सर इसमें। हम बोले कि होगा, ऐसे बीच के गैपिंग को HCF कहते हैं। लेकिन चलिए मैं HCF कहता क्या है, HCF का कुछ रूल होता है। जैसे 12 और 15 के बीच कितना का गैपिंग है, 3 से। तो जो गैपिंग हम लोग लिखते हैं ना, कितना का अंतर है, 3 का, तो ये HCF तो आ गया, इसको कहते हैं HCF। HCF कहता क्या है जानते हो, HCF का मतलब होता है कि मैं HCF हूँ। 3 कहता है कि मैं HCF हूँ, मैं 2 आदमी से मिल के बना हूँ। यानी मैं ऊपर वाले को भी कटा सकता हूँ और इधर वाले को भी कटा सकता हूँ। यानी अगर ये दोनों को कटा दे रहा है तब ये HCF है, नहीं तो HCF नहीं है। जैसे कुछ संख्या ऐसी होती है जो नहीं कटा पाता है, जैसे मैं लिखूँ 13 और उसके बाद मैं लिख दूँ 15। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बात आता है कि दोनों के बीच का HCF निकालना है। तो आप कहेंगे सर ये दोनों का बीच के गैपिंग है 2, तो क्या इसका HCF 2 हुआ? हम बोले नहीं हुआ। कि क्यों? आप तो बोले हैं ना गैपिंग, आप निकालिएगा तो नहीं आएगा 2 HCF। इसलिए क्योंकि बीच का गैपिंग 2, ये दोनों को नहीं कटा सकता है। HCF कहता है कि HCF बेचारा प्यारा नंबर कहता है कि मैं दोनों को काट दूंगा, इसीलिए मैं HCF हूँ। तो नहीं काट पा रहा है ना, तो ये 2 HCF नहीं है। अब ये कौन है? फिर एक बार 2 को 2 हिस्सा में तोड़िए। तो 2 को जब 2 हिस्सा में तोड़िएगा तो 2 एकम 2, यानी 1 और 2 आएगा। अब ये दोनों नंबर में जो काट देगा, ये दोनों नंबर में ये दोनों को, तो समझ जाओ वही HCF है। तो इस 2 से तो ये दोनों नहीं कटेगा, लेकिन 1 के पहाड़ा से दोनों कट जाए। कुछ नहीं करना है, बीच का गैपिंग लिख दीजिएगा HCF निकालते समय। ट्रिक देखिए कितना शानदार है, बीच का गैपिंग लिख देना है कंफर्म। अगर ये नहीं कटा पा रहा है, दोनों 2 से नहीं कट पा रहा है, तो इसको बस तोड़ देना है, तो 1 से दोनों कट जाएगा ना। तो ये दोनों के बीच का HCF क्या हो जाएगा? HCF 1 हो जाएगा। आप निकाल के देखिए, कुछ नहीं करना है, एक स्टेप। अच्छा दिमाग क्या लगाना है, गैपिंग को लिख दीजिए। देखिए कि नहीं कट रहा है, इसको 2 हिस्सा में तोड़िए, 2 एकम 2, इसको तोड़िएगा तो 2 में 1 से गुणा कीजिए, 2 ही ना होगा, जिससे कटेगा वो HCF हो जाएगा। तो HCF 1, और नहीं तो आप निकाल लीजिए 15 और 13 का HCF। एक बार में 13, 2 हो गया, ऐसे निकालिएगा। तो फिर इसको उतारते हैं, 2 छक 12, 1 बचा, फिर इसको घेरिएगा, 2 हो जाएगा 2 बार में। जब कटेगा तो ये वाला आपका HCF होता है। तो बताइए HCF 1 आया कि नहीं? तो ये भी तरीका आसान है, ये भी तरीका आसान है, आपको जो प्यारा लगे वो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, टेंशन मत लीजिए, आपको 25 में 25 नंबर लाने की जिम्मेदारी आपके अमित सर की है। अगर नहीं आए तो आप जो बोलिए सो,
ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। अब कहिएगा सर इतना कॉन्फिडेंस में आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछला बार 25 में 25 लगातार लड़का लाया था मैथ में, इसीलिए तो मैं बोला। और हम बोले थे कि अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग इतना आता है तो आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 25 में 25 नंबर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, यहाँ देखिए, बस जितना मैं बोलूँ उतना कीजिए। हर क्वेश्चन बनाने के बाद टोटल कमेंट में टोटल क्वेश्चन करना, मैं कमेंट ज़्यादा देखना चाहता हूँ आपका। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा सिलेक्शन उतना ज़बरदस्त होगा। यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था जी? अच्छा, ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन था। अब कर रहे प्रथम विषम संख्या। अब देखिए थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का माध्य है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले जानते हैं हम लोग, सब संख्या के बाद विषम संख्या। एक काम करते हैं, कल वीडियो बनाते हैं इसके बाद। जानते हो क्या है, इतना लाइट है, रात को 2 बज रहा है और आंख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है लाइट। ठीक है, बहुत दुख रहा है, तेज जलन हो रहा है आंख में। ठीक है, तो इसके बाद से ये दोनों क्वेश्चन में बताऊंगा। अब ये बताने के लिए कहिएगा तो बता सकते हैं ऐसे। यहाँ देखिए, वैसे कह रहा है पहले विषम संख्या। विषम संख्या कहते किसको है, पहले इसको समझ लीजिए। विषम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटे। या फिर विषम और सम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, स आ म 2 गो से लिखा गया है, अब विषम 3 गो से लिखा गया है। तो देखिए, इस 100 आम 2 गो से लेकर, तो 2 गो का जोड़ा लगता है ना, 1 और 1। क्या 3 गो का जोड़ा लगा सकते हैं? कोई नहीं सर, 3 का जोड़ा नहीं लगता है। तो जब 3 का जोड़ा नहीं लगता है तो इसमें आने वाले किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा। 2 1 3 5 7, इसमें 2 का जोड़ा लगता है, तो जोड़ा लगता है तो इसमें 2 4 6, यानी जो 2 के पहाड़ा से कट जाए उसे सम संख्या, और जो 2 के पहाड़ा से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन का कह रहा है, सुनो पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कुछ समझिए। अगर मैं बोलूं कि लगातार 4 विषम संख्या को जोड़ने पर आंसर कितना आता है, तो कहिएगा सर लगातार 1 3 5 7 है, इसको मैं अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16 हो जाएगा। लगातार 4 गो विषम संख्या को जोड़े तो कितना हो गया? 16 हो गया। अब मैं बोलूँ कि ठीक है, लगातार तनी 5 गो विषम संख्या को जोड़िए तो ये 7 और ये 9, तो यहाँ तक तो 16 आया था, 16 और 9 25 हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि सर ठीक है, लगातार 4 को जोड़े तो 16 आया, 5 को जोड़े तो 25 आया। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अगर बोल दे कि लगातार 500 विषम संख्या को जोड़िए तो हे लेखन जोड़ेंगे सर, जिंदगी बुढ़ा जाएंगे हम, है कि नहीं? तो एक काम करते, इसका ट्रिक होता है विषम संख्या। देखिए, कौ को जोड़ना है? 1 2 3 4 गो को जोड़ना है। विषम पूछेगा तो 4 को जोड़ना है, तो फिर 4 से गुणा कर देना, 4 चौका 16। यहाँ देखिए, है ना आसान ट्रिक? यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 को जोड़ना है ना, तो 5 में 5 इसी संख्या से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 50 25। आ रहा है कि नहीं? उतना ही आंसर। अगर बोल दे कि 20 गो विषम संख्या को जोड़ो तो डरा जाएगा? नहीं, जितना बोलेगा उतने से गुणा कर देना है। तो जब 20 गो संख्या को जोड़ेगा तो 20 गुणे 20, 20 20 कितना होता है? 400 होता है। 20 वो ऐसे लिखिएगा ना, 1 3 5 7 9 11 करके 20 बार, तो उसको जोड़िएगा तो 400 आंसर आएगा। विषम संख्या का योग समझ गए? अगर यही बोले सम संख्या का योग, सम जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 का गो है, 1 2 3, तनी इसको जोड़ के बताइए कितना होगा। तो देखिए, 2 और 4 6 और 6 कितना हुआ? 12 हुआ ना। अगर मैं बोलूँ कि 4 गो विषम संख्या को जोड़िए, 2 4 6 और 8, तो ये 2 और 4 6 6 12, 12 और 8 20। तो अगर मैं बोलूँ कि 40 गो विषम संख्या लिख के जोड़िए तब तो घबरा जाइएगा। 2 4 6 8, अभी ये 4 गो जोड़े हैं तो कब गया? इस सबको जोड़ने पर 20 गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो देखिए ट्रिक क्या अपनाएंगे, गिनिए इसको। एक जैसे ये गिने थे 1 2 3 4, उसी अंक से गुणा, लेकिन इसमें उसी अंक से नहीं होता है। 1 2 3 4 लिख के एक अंक बढ़ा के गुणा करते हैं। एक अंक बढ़ा के, तो 5 चौका कितना आ गया? 20। 1 2 3, एक अंक बढ़ा के 3 चौका 12। समझ में आया? तो ये सम संख्या एक अंक बढ़ा के और विषम संख्या वहीं पे रोक के जो होगा उसी से मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 विषम संख्या का योग क्या होगा, ठीक है? ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 196, ऑप्शन सी
108 ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो ये सर विषम बोला है, तो आप तो बोले हैं कि जो संख्या होगा उसी से गुणा, तो 14 14 हाँ 196 होता है ना जी, एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन। अब चलिए अब आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि प्रथम माने होता है शुरू से विषम संख्या लीजिएगा। विषम संख्या प्राकृत माने होता है गिनती की संख्या, ठीक है। गिनती की संख्या में आपको सिर्फ विषम लेना है, यानी 1 3 5 ऐसे करके लेना है। कब लेना है? n बार लेना है। आपको बोले थे जितना बार लेगा, अगर बोल दे 4 बार तो 4 में 4 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बोल दे 5 बार लीजिए तो 5 में 5 से गुणा कीजिएगा, 1 2 3 4 गिन करके 5 बार। ये कब बार बोला है? n बार, तो n में n से गुणा कीजिएगा। जैसे मैं बोलूं कि 20 विषम संख्या, तो 20 में 20 से गुणा। ये बोला है n विषम संख्या, तो n में n से गुणा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा n में n से गुणा, तो n स्क्वायर। अब एक और बात, विषम संख्या को जोड़ नहीं निकालना है, उसका माध्य निकालना है। समझिएगा ध्यान से। अभी सबको हटाते हैं, पहले ये समझाते हैं माध्य किसे कहते हैं। विषम संख्या के योग समझ गए ना, माध्य किसे कहते हैं? माध्य, ये बारंबारता का टॉपिक है। जैसे सुनिए, आप छोटे बच्चे होंगे, मान लीजिए कि आप 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, चाहे 2 बहन, 3 आदमी हैं। आपकी मम्मी छोटका को 1 रुपया दी, उससे बड़का को 2 रुपया दी, उससे बड़का को 3 रुपया दी। बताओ मार होगा कि नहीं? बोलेगा एकदम मार होगा सर, हम छोड़ेंगे, छोटे हैं तो 1 रुपया लेंगे। तो आपके पापा आया, बोले कि काहे लड़ रहा है सब ये? तो मम्मी बोले कि छोटका को 1 रुपया दिए, बड़का को 2 रुपया, इसको 3 रुपया, तो लड़ रहा है कि इसको ज़्यादा काहे दिए। तब पापा सब के पैसवा को लेके एके में मिला दिए और सबको बराबर बांट दिए। समझ में आया हम क्या बोले? तो इसके पास 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, तो सब मिला के कै रुपया हुआ? 6 रुपया हुआ। और 6 रुपये को बराबर बांट दिए 2 रुपया। तो रुपए को बराबर बांट देना ही क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। समझ में आया? कैसे बांटे होंगे? तो एक को 1 रुपया था, एक को 2 रुपया था, एक को 3 रुपया था। सब को जोड़े हैं तो कितना आ गया है? 6 आ गया है। और जितना अंक को जोड़ा जाता है उतना ही से भाग किया जाता है। तो 1 2 3 रुपया के जोड़े हैं तो 3 से भाग, ठीक है। और जब इसको कटाएंगे तो सबको 2 रुपये बराबर आया कि नहीं? समझ में आया हम क्या बोलूं? तो वही बात यहाँ कह रहा है, समझिए ध्यान से, कि जब कह रहा है कि n विषम संख्या को क्या करना है? माध्य निकालना है। क बार है? n बार है। अगर बोलता है ना 4 बार लिखा गया है विषम संख्या, 1 3 5 7, 4 बार, इसका माध्य निकालिए। तो कुछ मत कीजिएगा, सबको जोड़ के कितना से भाग कर दीजिएगा? जितना संख्या है उतना। तो 4 बार है तो 4 से भाग। अब तो इसको विषम संख्या को जोड़ने आता है ना, 1 2 3 4 बार लिखा गया है, तो 4 में 4 से गुणा कर दीजिए तो 16/4 हो जाएगा। समझ में आया? जितना बार है उतना से गुणा। ये तो विषम संख्या का जोड़ने का रूल है। और नीचे का किसका रूल है? माध्य का। जो वो संख्या होगा उतना से भाग। समझ में आया? तो यहाँ क्वेश्चन कब आ रहा है? 4 बार था तो 4 में 4 से गुणा और फिर 4 से भाग कर दिए। तो यहाँ है संख्या n बार, तो n में n से गुणा और फिर किससे? ये तो हो गया विषम संख्या। n गो संख्या तो n से भाग, n से n खत्म हो जाएगा, आंसर बच जाएगा n। ये थोड़ा अलग है, आपको थोड़ा दिमागवा में तनी घबरा गए होंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ई तो कोई भी बना देगा, भाग वाला है। देखिए भाग की जांच करने आता है। मैं अगर 7 में 3 से भाग करूं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा ना। अब डाउट है कि हमारा भाग सही है कि गलत है, तो इसका जांच किया जाता है। कुछ नहीं, इस साइड वाला को गुणा कर दिया जाता है और निचुया वाला शेष को जोड़ दिया जाता है, रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है। तो 3 दूना 6 और 6 और 1 नीचे वाला 7, अगर बीच वाला आ गया तो समझ जाओ हमारा सही है। यानी इसको गुणा करते, इसका नाम है भाजक, इसका नाम है, भाग देने के बाद फल मिलता है ना, यही तो भागफल। इसका नाम है शेष। अब बीच वाले को कहते हैं हम लोग भाज्य। यानी हम लोग भाजक क वाला को और फल वाला को गुणा करते हैं और शेष को जोड़ते हैं तो बीच वाला मिल जाता है। यही क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि यदि 47 से भाग देते हैं, किस में? इसमें देते हैं। यहाँ पे 47 है। देखो इसको हम लोग गुणा करते हैं ना, यानी किसको गुणा करते हैं? भाजक को गुणा करते हैं किसमें? भागफल में, है ना। आज जोड़ते हैं का? शेष। तो जब इसको गुणा कर जोड़ते हैं तो हमारा बीच वाला मिल जाता है, यानी बीच वाला का मतलब भाज्य मिल जाता है। अब कह रहा है कि जिससे भाग दे रहे हैं वो 3 नहीं है, सॉरी 47 है।
अब बिचवा में किससे भाग दे रहे हैं, तो यहाँ दे रहे हैं आप 3, 7, 9 से भाग दे रहे हैं। अब भाग देने के बाद आपका शेष निचुइया कितना है, ये नहीं दिया है, शेष निचुइया कितना आया है, तो नीचे आया है आपका 3 शेष। तो कह रहा है तनी हाई कितना आएगा हमको बताइए, कितना आएगा। बोलेगा कोई बात नहीं, जो जहाँ है ले जाकर फॉर्मूला में भर दो, इसमें बताइए भाजक कितना है 47 गुणे भागफल इसमें गुणा करना है, पते नहीं है कोई बात नहीं, भागफल डरना नहीं है प्लस शेषफल कितना है 3। अब भाज्य कितना है, तो भाज्य है आपका 3, 7, 9, जो जहाँ है वहाँ भर दिए। ये प्लस में एने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 गुणे भागफल। जिसका मान निकालते हैं ना, समझिएगा, जिसका मान निकालते हैं उसको अकेले करते हैं। तो पहले 3 को हटाएं, अब 7 को हटा देंगे तो ये अकेले हो जाएगा कि नहीं, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये घटेगा तो ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और ये 7 और ये 3, 376 होगा। कितना होगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 376, ये गुणा में है इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा यानी 3, 7, 6 अब बट्टे में 47। अब इसको कटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 7 का पहाड़ा पढ़िए 6 कब आ रहा है, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 6 इसमें हमको लग रहा है ये 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 8, लास्ट वाले को लास्ट वाले से आ जा रहा है ना, तो उतना ही बार में कटता है, तो ये पूरा 47 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा ना, पूरा कट जाएगा। तो 8 आपका आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब हमको आप बताइए, आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है ना, बहुत मेहनत लग रहा है, नहीं तो आपको ये कि सर बीचे में छोड़ के चलेगा, इसीलिए सोचे कि कंप्लीट कर दें। बहुत तेज़ लाइट है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें लाइट वगैरह लगाना पड़ा क्योंकि पिछली बार बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी आपको थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है मार्कर के वजह से, लेकिन सब आपका दूर हो जाएगा। और जब आप सबका सहयोग और आप चाहेंगे कि हम अपना फैमिली बहुत बड़ा हो, तो एक दिन हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे और आपको और मज़ा आएगा। और पूरा सिलेबस सबसे पहले ऐसा पूरा का पूरा बिहार में ऐसा कोई नहीं होगा बाबू, मैं ये वादा करता हूँ कि बिहार में ऐसा कोई नहीं होगा जो सबसे कम समय में सिलेबस कंप्लीट करेगा, ये मेरी गारंटी है। हम थोड़ा सा लिखना होता है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है, एक लड़का कमेंट किए थे सर आपके व्हाइट बोर्ड से पढ़ के स्मार्ट बोर्ड वाले से बेहतर हम नंबर ला दे रहे हैं। हम बोले क्या बोला समझ में नहीं है, मतलब कहने का मतलब उसका ही था कि आप व्हाइट बोर्ड से ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि सर पूरा डायरेक्ट दिमाग में चला जा रहा है। हम बोले थैंक यू उसके लिए, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। ऐसे ही चार्टिंग देखे थे हम, मतलब इसमें कमेंट किए थे बाबू, तो इसीलिए हम देखे थे। हम बोले कोई बात नहीं, हमसे इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जितना हो पाएगा ना, मैं अपना 100% इसमें झोंक दूंगा, एक आपको सरकारी रिजल्ट कराने के लिए। क्योंकि हम लोग बिहारी, हमारे पास इतना प्रॉब्लम होता है ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर तरीका से। बोले नहीं हमारे पास पैसा नहीं होता, हमको गवर्नमेंट के जरिए ही सरकारी नौकरी लेना है, पहले एक कॉलेज लेना है, फिर नौकरी की तैयारी करना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ करके यूट्यूब से ही हम लोग को एक नौकरी लेके इतिहास रचना है। ठीक है, हम कोई बहुत बड़े हम लोग फैमिली से नहीं आते हैं, कोई टाटा बिरला के बेटे और दादा परदादा वो हमारे नहीं है कि बहुत पैसे वाले हैं। हम लोग को अब जो भी है उसी को बचा करके और अपने ज़िंदगी में आगे करना है। तो सब लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अगर आप सरकारी एक सीट हासिल कर ले रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट कीजिए, ये टोटल का आंसर। बस इतना अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, पसीना अगर मेरा निकल रहा है, तो आप प्लीज मेरे लिए काम के सब क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, इतना कीजिए। अब और आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हो सके तो एक बार अपने प्यारे से अड़ोसी पड़ोसी के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।